Starting with the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Being Accountant platform. मोहम्मद अली है योर कोर्स फैसिलिटेटर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारे लेक्चर नंबर 3 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेडिक्टिंग कॉस्ट बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। व्हाट इज कॉस्ट? एन अमाउंट दैट हैज टू बी पेड और स्पेंट टू बाय और ऑब्टेन समथिंग। कॉस्ट से क्या मतलब है? कॉस्ट से मतलब है कोई भी ऐसा खर्चा जो हम करते हैं किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। वो अमाउंट जो हमने पे किया है या खर्च किया है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, तो हम उसको कॉस्ट कहेंगे। अब कौन सी चीजें हो सकती हैं? इन बिजनेस कॉस्ट इज यूजुअली ए मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ। अब बिजनेस में अगर हम बात करें तो कॉस्ट क्या होती है? ऐसी वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ मनी में हम कहें, मॉनेटरी वैल्यूएशन में जब हम किसी की एफर्ट के लिए पैसे पे कर रहे होते हैं। एफर्ट, मटेरियल, रिसोर्सेज, टाइम एंड यूटिलिटीज कंज्यूम, रिस्क incurred एंड अपॉर्चुनिटी foregone इन प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे हम अमाउंट पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के एफर्ट के लिए, एफर्ट से मतलब क्या है, कोई हमें सर्विसेज ऑफर कर रहा है। मटेरियल के लिए मीन्स रॉ मटेरियल के पैसे पे कर रहे हैं हम। रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिसोर्सेज दैट कुड बी ह्यूमन, दैट कुड बी in terms of हार्ड मटेरियल, एनीथिंग। रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप बिजनेस कर रहे होते हैं। टाइम एंड यूटिलिटीज कंज्यूम, जिस तरीके से हम किसी से टाइम ले रहे होते हैं या फिर जो यूटिलिटीज हम बिजनेस में कंज्यूम कर रहे हैं। यूटिलिटीज से मतलब है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, आपका पीटीसीएल का एक्सपेंस, आपके स्वी गैस हो गया और बहुत सारी यूटिलिटीज जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, मंथली बेसिस पे हम पे कर रहे हैं उनको। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? यूटिलिटीज हो जाएंगी। रिस्क इनकर्ड, या फिर वो सारी चीज़ें जो हम रिस्क के लिए अमाउंट हम पे कर रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉरगोन इन प्रोडक्शन, वो अमाउंट जो हम हासिल कर सकते थे लेकिन हमने छोड़ दिया प्रोडक्शन के लिए। एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या वो अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं गुड्स को डिलीवर करने के लिए। All expenses are cost, but not all cost, such as those incurred in acquisition of an income-generating asset are expenses. So all expenses are cost, but not all cost. इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं बिजनेस में, वो खर्चा तो है लेकिन एक्सपेंस नहीं है। अब एक्सपेंस का मतलब है कि वो अमाउंट जो आप खर्च कर रहे हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए, लेकिन ऐसी कॉस्ट जिसमें आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो हम उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब है ऐसा अमाउंट जो आप खर्च कर रहे हैं थोड़े अरसे के फायदे के लिए। एक्सपेंडिचर का मतलब है ऐसा अमाउंट जो आप खर्च कर रहे हैं किसी एसेट को अक्वायर करने के लिए और वो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा। समरी ऑफ द टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशंस, तो ये सारी जो है हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट बताई गई हैं। प्रेडिक्टिंग कॉस्ट बिहेवियर, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो वेरी करती है। फिक्स कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो फिक्स हो। डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट होती है डिफरेंशियल कॉस्ट, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप किसी और एक ऑप्शन को चूज करें। संक कॉस्ट मीन्स एक बार तो आपने पैसे खर्च कर दिए तो अब वो खर्च हो गए, दोबारा रिपीट नहीं होंगे, आपके पास नहीं आ सकते हैं, रिकवर नहीं हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट मीन्स के आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो कॉस्ट भी आपकी गई। असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी अमाउंट जो हम डायरेक्टली किसी चीज़ पे खर्च कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट बनाने में, तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस वो अमाउंट जो इनडायरेक्टली वहाँ पे खर्च हो रहा है। ये आगे जब आपके पास टॉपिक आएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है।
जैसे हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। इन सेम वे डायरेक्ट लेबर होती है और एक दूसरी इनडायरेक्ट लेबर होती है। इनडायरेक्ट लेबर इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फिर हम देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होती है और पीरियड कॉस्ट कौन सी होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट से मतलब है कि वो अमाउंट जो हम प्रोडक्ट बनाने पे खर्च कर रहे हैं। पीरियड कॉस्ट से मतलब है वो अमाउंट जो हम पीरियडिकली खर्च कर रहे हैं, जैसे हमारी सेल्स हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, तो वो हमारे पीरियड कॉस्ट में आते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं सारों को। Cost classification for predicting cost behavior. How a cost will react to changes in the level of activity within the relevant range. Total variable cost change when activity changes. Total fixed cost remain unchanged when activity changes. सो एक कास्ट किस तरीके से रिएक्ट करती है या चेंज होती है विद इन द रिलेवेंट रेंज। अब एक रिलेवेंट रेंज है गिवन, उस रेंज में रहते हुए हमारी कॉस्ट किस तरीके से चेंज हो रही है, हमने ये देखना है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो बताया गया है कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है जिससे ही आपकी एक्टिविटी चेंज होती है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में आपने क्या करना है, कॉल्स करनी है। आपको हर मिनट के 1 रुपये चार्ज हो रहा है कॉल करने के। जितनी ज्यादा आप कॉल करेंगे उतने ज्यादा आपके पैसे खर्च होंगे। सो इट मीन्स कि जितने ज्यादा मिनट आप कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा आपको चार्ज होगा। फिक्स कास्ट की अगर हम बात करें तो फिक्स मीन्स वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है एक रिलेवेंट आपकी रेंज तक। जैसे मैंने कहा कि आपको पर कॉल का 1 रुपया चार्ज होगा। अभी आप 1 कॉल करें, 2 कॉल करें, 5 कॉल करें, 100 कॉल करें, लेकिन हर कॉल पे 1 मिनट जो आप बात कर रहे हैं उसका 1 रुपये चार्ज होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, जितने ज्यादा मिनट आप बात करेंगे उतनी ज्यादा आपके ऊपर कॉस्ट आएगी। लेकिन फिक्स्ड क्या है कि एक कॉस्ट फिक्स की गई है, वो वहां पे फिक्स ही रहेगी। So total variable cost, your total long distance telephone bill is based on how many minutes you talk. अब इस एग्जांपल को पीटीसीएल के एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि आप जब कोई पीटीसीएल कनेक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जितनी भी लोकल्स कॉल करेंगे वो सेम ही रहेगा, लेकिन जब आप लोकल से हट के कॉल करेंगे तो उसके फिर आपके पैसे चार्ज होंगे। सो जितने ज़्यादा मिनट्स आप बात करेंगे उतने ही आपके ऊपर बिल में इजाफा होता जाएगा। लेकिन अगर हम कहें एक फिक्स जो होता है अमाउंट, जैसे 1000 या 1500 जो फिक्स है वो फिक्स ही रहता है। द कास्ट पर लॉन्ग डिस्टेंस मिनट टॉक इज कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 10 सेंट्स पर मिनट। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि अगर आप 1 रुपये मिनट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हर मिनट का 1 रुपया ही कटेगा। फिर आप चाहे 10 मिनट बात करें, 20 मिनट बात करें, वो जो 1 रुपया है वो फिक्स ही है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। जितने ज्यादा मिनट आप बात करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट आपका कटेगा। Total fixed cost. Your monthly basic telephone bill probably does not change when you make more local calls. जैसे मैंने कहा कि आपका जो टेलीफोन की लोकल कॉल का बिल होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। आप जितनी भी कॉल करेंगे उसके ऊपर कोई भी इम्पेक्ट नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। Fixed cost per unit. The average fixed cost per local call decrease as more local calls are made. अच्छा जी, सो इस तरीके से है कि आपको एक फिक्स अमाउंट देना है उन लोकल कॉल्स का। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई आपने 500 रुपीज़ पे करना ही करना है। अब जितनी ज़्यादा आप कॉल करेंगे हर कॉल का जो अमाउंट होगा वो कम होता जाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास यूफोन की सिम है और आपने यूफोन की सिम पे पोस्ट पेड पैकेज करवाया हुआ है। पोस्ट पेड का मतलब होता है कि वो मंथली फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 600 रुपीज का आपका पैकेज है और अब आपने कॉल करनी है उस पे। अगर आप महीने में 100 कॉल करते हैं तो आपको एक कॉल के पड़ेंगे 6 रुपए, राइट। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 600/100, इट मीन्स कि आपको 6 रुपए की एक कॉल पड़ रही है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई आपने 200 कॉल की है तो अब आपको पर कॉल कितने की पड़ी है, 3 रुपीज की।
अगर इसी एग्जांपल को हम लेके जाएं कि आपने एक महीने में 600 कॉल कर लिए तो आपको हर कॉल कितने की पड़ी है, 1 रुपए की। इन सेम वे अगर मैं कह रहा हूँ कि आपने 1200 कॉल कर लिए हैं तो आपको जो पर कॉल है वो कितने हिसाब से पड़ी है, 0.5 के हिसाब से पड़ी है। इट मीन्स कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम है, लेकिन जितनी एक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी उतना उसका पर यूनिट अमाउंट वो आपको कम होती हुई नजर आएगी, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो डिक्रीज होती है जैसे आप उसके ऊपर ज्यादा कॉल्स करते हैं। राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है आपकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स ही रहती है। उसके अंदर जो उसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी जितनी ज्यादा आप कॉल करेंगे। इट इज वाइस वर्सा। अगर हमने कहा कि 600 रुपीज आपको पर मंथ के देने हैं, आप 100 कॉल कर रहे हैं तो 6 रुपए का आपको मिनट पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ आपने सिर्फ 50 कॉल की हैं तो अब आपको कितने का पड़ेगा, 12 रुपए का पड़ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि आपने 1200 कॉल की तो अब वो आपको कितना पड़ रहा है, 0.50 का पड़ रहा है। सो इट इज अबाउट एवरेज फिक्स कॉस्ट, किस तरीके से वो चेंज हो रही है विद इन एक्टिविटी लेवल के साथ। सो कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर predicting cost behavior, here we have behavior of cost within the relevant range, cost in total or per unit, variable total variable cost changes as activity level changes। सो आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होती है जैसे आपकी एक्टिविटी लेवल चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम ओवर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपने कॉल्स की, बहुत ज़्यादा कॉल की, जो पहला हमारा एग्जांपल था, अब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो चेंज हो रही है। अगर आपने 10 मिनट बाद की तो 10 रुपये चार्ज होंगे, 100 मिनट बाद की तो 100 रुपये चार्ज होंगे, 500 मिनट बाद की तो 500 रुपये चार्ज होंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे पर यूनिट जो कॉस्ट है वो सेम ही है। और इस तरीके से जब हमने दूसरा एग्जांपल लिया कि भाई टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो सेम ही रहती है व्हेन एक्टिविटी लेवल चेंजेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जैसे हमने सेकंड एग्जांपल बात की कि आप 100 कॉल कर रहे हैं, 200 कॉल कर रहे हैं, 600 कॉल कर रहे हैं या 1200 कॉल कर रहे हैं, जो 600 रुपये है वो फिक्स है। लेकिन जो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट वो क्या होती है, चेंज होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गोज डाउन एज एक्टिविटी लेवल गोज अप। जितनी ज्यादा आप कॉल्स करेंगे आपको पर कॉल के हिसाब से वो अमाउंट कम होता हुआ दिखाई देगा। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब रिलेवेंट रेंज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। रिलेवेंट रेंज से मतलब है कि आपके पास एक लिमिट गिवन है, उस लिमिट से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। इस एग्जांपल को हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि एक टीचर है जो ट्यूशन पढ़ा रहा है और उसके पास एक रूम है जहाँ पे उसने बच्चों को पढ़ाना है। और उस रूम की जो कैपेसिटी है वो आप ऐसे कह लें कि 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। अब उस रूम के लिए उसने 10,000 रुपीज रेंट पे करना है और स्टार्टिंग में उसके पास है 10 स्टूडेंट। अब जब हम देखेंगे 10 स्टूडेंट पे हम डिवाइड करें 10,000 को, सो 1,000 रुपीज पर हेड आ रहा है। राइट। एक रूम है जहाँ पे वो स्टूडेंट को पढ़ाता है और अब उसके पास जस्ट 10 स्टूडेंट्स हैं और उसको 10,000 रुपीज रेंट पे करना है। तो अगर हम पर स्टूडेंट के हिसाब से काउंट करेंगे तो 1,000 रुपीज हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि उसने वहाँ पे 20 स्टूडेंट बिठा दिए तो अब क्या हो जाएगा, पर स्टूडेंट 500 रुपीज हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि उसने वहाँ पे 30 स्टूडेंट बिठा दिए तो क्या हो जाएगा, 333.33 हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि उसने वहां पे 40 स्टूडेंट्स बिठा दिए तो अब क्या हो जाएगा, 250 रुपीज पर हेड हो जाएगा। नाउ हेयर कम्स द रिलेवेंट रेंज। आपके पास एक रेंज है। मैंने कहा कि 40 स्टूडेंट्स वहां पे बैठ सकते हैं, 40 स्टूडेंट से ज्यादा वहां नहीं बैठ सकते। अगर हम कह रहे हैं कि भाई उसके पास हो गए 50 स्टूडेंट, तो 50 स्टूडेंट तो यहाँ आ ही नहीं सकते, यहाँ कितने आ सकते हैं, 40 आ सकते हैं। अब ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं इसको किसी और जगह पे लेके जाने पड़ेंगे। अगेन उसके लिए फिर उसको जो है एक दूसरा रूम अरेंज करना पड़ेगा। सो हेयर कम्स रिलेवेंट रेंज। आपके पास एक रिलेवेंट रेंज गिवन है, उस रेंज के अंदर आपने वर्क करना होता है, उससे बाहर अगर आप जाएंगे तो फिर आपकी कॉस्ट जो है अगेन चेंज हो जाएगी। असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। सो डायरेक्ट कॉस्ट,
cost that can be easily and conveniently traced to a unit of product or other cost object. Example, direct material and direct labor. What about the direct cost? जैसे हमने कहा था कि वो cost जो आप आसानी से trace कर सकते हैं, जैसे direct material हो गया और direct labor हो गया, तो ये cost आपको आसानी से मालूम हो जाती है. Indirect cost that cannot be easily and conveniently traced to a unit of product or other cost object. For example, manufacturing overhead. अब इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जिसको आप आसानी से ट्रेस नहीं कर सकते हैं. जैसे अगर हम कहें कि फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है लेबर नजर आ रही होती है और वहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट लेबर होती है. अब इनडायरेक्ट लेबर से मतलब है वो लोग जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन भी उस प्रोडक्ट बनने पे आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, वहाँ पे बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है. अब सिक्योरिटी गार्ड अगर आप देखेंगे वहाँ पे, तो वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी इसी फैक्ट्री से जाएगी. अगर हम कहें कि वहाँ पे जो जनरेटर स्टाफ काम कर रहा है, जो सफाई वाले लोग काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट भी इनके ऊपर ही आएगी, इसी फैक्ट्री के ऊपर आएगी. इसी तरीके से जो उस फैक्ट्री में सुपरवाइजर काम कर रहा है, उसकी कॉस्ट भी इसी फैक्ट्री से ही जो है ना पे की जाएगी. या जो अकाउंटेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, ये सारे वो लोग हैं जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इनको हेल्प कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ रहे हैं. इसी तरीके से हमारा कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है जिसको हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रहे होते, जैसे ग्रीस हो गया मशीनों को देने के लिए, या ऑयल हो गया, या लुब्रिकेंट जो यूज हो रहा होता है मशीनों को मूव करने के लिए या सेट करने के लिए, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आ रहा होता है. सो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको आप आसानी से ट्रेस कर सके, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको आप आसानी से ट्रेस ना कर सके. So product cost include direct material, direct labor and manufacturing overhead. जब हम प्रोडक्ट कास्ट की बात की करेंगे, तो प्रोडक्ट कास्ट में ये तीन चीजें आएंगी: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. ये आपको कहाँ नजर आएंगे? इन्वेंट्री आपको नजर आएगी बैलेंस शीट में, और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको नजर आएगी इनकम स्टेटमेंट में. ऑन अदर एंड, अगर हम पीरियड कॉस्ट की बात करें, तो पीरियड कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कास्ट, दे आर एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट. अब पीरियड कास्ट आपको कहाँ नजर आएगी? इनकम स्टेटमेंट में नजर आएगी. जैसे हमने कहा कि आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आपको सेलिंग के पैसे देने होंगे, या जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क हो रहे हैं उसको आपने पे करना होता है, तो वो आपके पीरियड कॉस्ट में आ रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आते. Cost classification for decision making. Every decision involves a choice between at least two alternative. So here we come, जैसे हमने कहा था कि अल्टरनेटिवली आपको चूज करने होते हैं. आपके पास दो ऑप्शन है, किसी में एक ऑप्शन को आपने चूज करना होता है, तो ये आपके पास क्या है यहाँ पे? अल्टरनेट है. Only those costs and benefit that differ between alternative are relevant in a decision. All other cost and benefit can एंड शुड बी इग्नोर्ड. अब वो कास्ट या वो बेनिफिट जो आपको अल्टरनेटिव और रिलेवेंट होते हैं आपके डिसीजन में, वो आप जो है उनको काउंट कर रहे होते हैं, बाकी या वो आप कास्ट को काउंट नहीं कर रहे होते. अच्छा जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द पोटेंशियल बेनिफिट दैट इज गिवन अप व्हेन वन अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अनदर. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि आप किसी एक चीज को चूज कर रहे हैं और दूसरी चीज को आप फोरगोन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, if you are not attending college, you could be earning $15,000 per year. Your opportunity cost of attending college for 1 year is $15,000. अब देखें, आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और हर रोज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, 9 to 3 आप वहाँ पे होते हैं. अगर इस वक्त में आप चाहते तो कोई और काम कर सकते थे, और उस काम करने के आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन वो वक्त क्योंकि आप वहाँ नहीं जा रहे, आप यहाँ आ रहे हैं, उस वक्त में आप कहीं पे काम कर सकते थे, किसी को ट्यूशन पढ़ा सकते थे, तो उससे आप अर्न कर सकते थे. लेकिन अब क्योंकि आप वहां नहीं जा रहे, आप क्लासेस अटेंड करने आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो जो अमाउंट आप अर्न कर सकते थे वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा. Sunk cost have already been incurred and cannot be changed now or in the future. They should be ignored when making decisions. For example, you bought an automobile that cost 10,000 2 years ago. The 10,000 cost is sunk because whether you drive it
park it, trade it or sell it, you cannot change the 10,000 cost. तो sunk cost एक ऐसी cost है जिसको आप change नहीं कर सकते हैं. Once आपने वो cost incur कर दी तो अब आप उसको change नहीं कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपने कार खरीदी $10,000 की 2 साल पहले. अब वो कार आप चलाएं या उसको खड़ा कर दें या उसको बेच दें, अब वो जो आपने 10,000 खर्च किए थे उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते. जब आप डिसीजन कर रहे होंगे तो सम कास्ट को आपने नहीं लाना होता है डिसीजन मेकिंग में. वंस इट हैपन, इट हैपन, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते. सम कॉस्ट में जो पैसे खर्च हो गए सो हो गए. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तीन चीज़ों से बन के आपकी, ये तीन चीज़ें मिलके आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बनाते हैं. और इससे आप जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तीनों कॉस्ट वहाँ पे आ रही होती हैं. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जैसे मैंने कहा था इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर. Raw material is that become an integral part of the product and that can be conveniently traced directly to it. For example, a radio installed in an automobile. अब रॉ मटेरियल वो होता है जो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, जिसको आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं. जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक जो आपकी कार है वो आपका प्रोडक्ट है, उसमें जो रेडियो लगा हुआ है उसको आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं. डायरेक्ट लेबर, those labor costs that can be easily traced to individual unit of product. वो कास्ट जो आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं किसी भी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे. सो वेजेस पेड टू ऑटोमोबाइल असेंबली वर्कर्स. अब ये वो पर्सन है, आप ऐसे कह सकते हैं ये वो लेबर है जिसको आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन डायरेक्टली काम कर रहा है असेंबली पे और एक गाड़ी को बनाने में इसका किरदार है. So that is direct labor. Now comes the manufacturing overhead. Manufacturing costs that cannot be traced directly to specific unit produced. अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक यूनिट पे. उसमें आपका इनडायरेक्ट लेबर होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है. वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन वर्क, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस वर्कर, जेनेटर एंड सिक्योरिटी गार्ड. अब वो लोग जो जिनको आप अमाउंट तो पे कर रहे हैं लेकिन आप उनको डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो इनडायरेक्ट लेबर है. जैसे कि वो लोग जो मेंटेनेंस कर रहे होते हैं या जेनेटर्स जो सफाई का काम कर रहे होते हैं या जो सिक्योरिटी गार्ड आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे होते हैं. अब मटेरियल यूज टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब वो मटेरियल जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट्स होते हैं, क्लीनिंग सप्लाईज होती हैं, जो आप ऑटो मोबाइल असेंबली होती है, प्लांट होती है, तो वहाँ पे सफाई का काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज होते हैं. जो क्लीनिंग सप्लाईज यूज होती हैं वहाँ पे, तो वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम अगर क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होगी. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर ऑफन क्लासिफाइड एज फॉलो. डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, ये दोनों मिलके आपकी प्राइम कॉस्ट होते हैं. डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब आपस में जमा होते हैं, जुड़ते हैं, तो फिर ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट में आते हैं. डायरेक्ट लेबर काम करेगी और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब उसके साथ आप ऐड करेंगे, सो दैट इज द पार्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट. अब प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट क्या है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.